आज का टॉपिक है बहुपद। देखिए नाम से क्लियर है, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ दो शब्द आपको क्या हो रहा है, बहु जोड़ पद। ठीक, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक ना। पद यानी कि बहुपद, यानी कि जिसमें एक से अधिक पद हो उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या एक से अधिक कहीं भी पद हो जाए तो वो आपको बहुपद कहलाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी है कि बहुपद होने के लिए एक से अधिक पद होना भी जरूरी है। तो आपको यहाँ पर पहला बात ये लेने हैं कि बहुपद में कितना से एक से अधिक पद होगा, और एक से अधिक पद होने के साथ साथ भी आपको कुछ यहाँ पर कंडीशंस याद रखना पड़ेगा। अब कंडीशंस क्या है, कुछ शर्तें हैं। अब क्या शर्त है ये थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेसिक का कुछ बेसिक बता देते हैं। या यहाँ पर देखिएगा कि बहुपद में दो चीज यहाँ पर लिखा जाता है। बहुपद में क्या क्या लिखा जाता है, तो आपको दो चीज याद रख लेना। एक आपको होता है चर और दूसरा होता है अचर। क्या होता है, एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर होता है। तो अचर क्या होता है, वैसा राशि जो नियत हो, वैसा राशि जो नियत हो। जो राशि आपको नियत होगा वो क्या कहलाएगा, आपको चर कहलाएगा। राशि बोलिए या फिर मान बोलिए। और यहां पर देखिए अचर क्या होगा, हम बोल सकते हैं वैसा राशि, राशि या फिर मान बोलिए जो बदलता रहता है। वैसा मान जो बदलता रहता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और वैसा मान जो हमेशा नियत होगा वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 3x, यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हमारा x है ये क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। और ये जो 3 है ये क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। यानी कि ये 3 जो है हमेशा 3 ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए चर मैंने जो x लिखा है ये हमेशा बदलते रहेगा। अब कैसे बदलेगा, यहाँ पर जैसे देखिएगा 3x, x के जगह पे आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। कुछ मान लिया जाता है, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है, कुछ भी आपको मान लिया जाए। ठीक, t है, y है, z, और z मैंने पहले ही लिख दिया था, y z। चलिए u है, v है, ये सभी आपको क्या हो सकता है, चर हो सकता है। और अचर में हमेशा आपको संख्या माना जाता है, जैसे 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, -7 होगा, कोई भी आपको संख्या होता है अचर में। तो अचर में क्या होता है, एक आपको वास्तविक संख्या होगा। ठीक, वास्तविक संख्या होगा। अचर में आपको एक वास्तविक संख्या लिखा जाता है, और चर में कोई भी आपको ये मान सब मान लिया जाता है जो समय के साथ कहिए या फिर उसका मान क्या होगा, आपको बदलते रहता है। अब यहाँ पर देखिए मैं दो समीकरण लिख रहा हूँ, दो समीकरण से आपको साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख लूँ x + y बराबर आपको 20 लिखा हुआ है, और यहाँ पर x + y सॉरी यहाँ पर 8 + 12 बराबर आपको 20 लिखा हुआ है। दोनों में क्या है, दोनों का आंसर आपको 20 ही आ रहा है। ठीक, दोनों का 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ फिक्स है संख्या, यानी कि 8 और 12 लिखना था हमको। 8 और 12 क्या हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। और यहाँ पर आप फिक्स है, ये मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, लेकिन ये मान आपको बदल सकता है। यानी कि इस दोनों को मिलाकर के 20 करना है, ठीक ना। x और y दोनों को मिलाकर के 20 करना है, या डायरेक्ट मान दे दिया है। और यहाँ पर कैसे आप कहेगा, हो सकता है इसका 19 हो तो इसका 1 कह सकते हैं, इसका 18 होगा तो इसका 2 हो सकता है, इसका 17 होगा तो इसका 3 हो सकता है, इसका 16 तो इसका 4, इसका 15 तो इसका 5, 10 इसका तो इसका भी 10। यानी कि यहाँ पर हम कुछ फिक्स नहीं कह सकते, यानी कि इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसका मान बदल रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, चर है। और इसका मान फिक्स है, नहीं बदल रहा है। यानी कि डायरेक्ट कर दिया, 8 और 12 जोड़ करके 20 होगा, और यहाँ पर x और y जोड़ करके आपको 20 हो रहा है, तो यहाँ मुश्किल होता है। तो यानी कि आप समझ लीजिए, इसमें मैंने ये चर है, ये क्या है, चर है, और ये क्या है,
अचर है। अब ध्यान से देखिएगा, वैसा गणित का वैसा भाग जिसमें चर के बारे में पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है बीज गणित। क्या बोलिएगा इसको? बीज गणित। और इसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अंक के बारे में, तो इसको कहा जाता है अंक गणित। याद रखिएगा, जिसमें अंक के बारे में पढ़ा जाता है उसको अंक गणित कहेंगे। जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, चर राशि का अध्ययन किया जाता है, उसको बीज गणित कहा जाता है। और बीज गणित में आपको थोड़ा सा और चीज सीख लेना है। बीज गणित में जिस किसी मान को पढ़ना होता है उसको कहा जाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहिएगा? बीजीय व्यंजक कहिएगा। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक। तो उसके बाद बहुपद पे डायरेक्ट चलेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है आपका? जैसे यहां पर देखिए अलजेब्रिक फंक्शन, कक्षा 6 से आप पढ़ते हुए आएंगे, 6 क्लास से आपको मिलते आया होगा। यदि प्राइवेट में आप पढ़ रहे होंगे या तो 7th 8th में तो बिल्कुल ही आ जाता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? जहां पर देखिएगा, ठीक, चर और अचर राशि के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, क्या? चर और अचर राशि के संयुक्त रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। या तो आप कह सकते हैं यहां पर कुछ निश्चित चर तथा अचर के योग, अंतर, गुणन, भाग से बने राशियों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या मैंने लिखा? कुछ निश्चित चर तथा अचर के अंतर, गुणन, भाग से बने राशियों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा मैंने क्या लिखा? 3x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अचर है और ये हमारा क्या है? चर है। तो इसमें दोनों है, चर और अचर दोनों मिला हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा इस दोनों के बीच में कौन सा साइन है? तो यहाँ पर गुना है, कोई साइन ना हो तो गुना है। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा 3 + x, 3 - x, 3 × x, 3 / x, ठीक ना। तो ये सभी मेरा क्या हो रहा है? बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। अब देखिए इसमें कितने पद हैं? तो पद कभी भी अलग किया जाता है किसी भी बीजीय व्यंजक में, तो वह प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। प्लस और लिखना है, क्या? प्लस और माइनस से पद को अलग किया जाता है। गुना और भाग से पद को कभी अलग नहीं किया जाता है। गुना और भाग का मतलब एक ही पद हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा मैं लिख दूं 2x, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो क्या? गुना है, तो यहाँ एक ही पद हुआ। यदि मैं × 3 भी लिख दूं तो ये गुना होकर के 6x हो गया, तो ये हमारा एक ही पद हो गया। यदि मैं लिख दूं 2x / 3 तो 2x/3, ये हमारा एक ही पद हुआ। लेकिन जब मैं लिख दूं 2x + 3 तो यहाँ 2 पद हो गया। कितना पद? क्योंकि ये हमारा ये अचर वाला है, अचर वाला कभी सेम जाती रहेगा, सजातीय में आपको जोड़ या घटा होता है, गुना और भागा आपको सजातीय विजातीय में हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? प्लस और माइनस करने के लिए सजातीय होना चाहिए, तो ये हमारा 2 पद हो गया। यदि 2x - 3 लिखते हैं, ये हमारा 2 पद हो गया। तो पद कैसे अलग कर लेना है? तो पद कभी भी बीजीय व्यंजक में आप अलग कीजिएगा तो प्लस और माइनस से ही पद को अलग कीजिएगा, ठीक है। और गुना और भाग से कभी भी पद को अलग नहीं कीजिएगा। आप बता सकते हैं वो बीजीय व्यंजक है या नहीं है? x² + 3x + 2, यहाँ पर देखिएगा कितने पद है इसमें आपको 3 पद है। कितने पद आ रहे हैं? 3 पद। यहाँ पर एक, यहाँ पर ये दोनों के बीच गुना है तो ये हमारा एक ही पद होगा और ये एक पद होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है 2 बार, तो यहाँ पर हमारा 3 पद आ रहा है। ये बीजीय व्यंजक है हमारा। x² + 1/x लिख दो, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। इसमें कितने पद है आपको? इसमें आपको 2 पद नजर आ रहे हैं। यदि हम लिखें x + 1/x, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। 3/2x + y², ये भी हमारा क्या होगा? बीजीय व्यंजक है। यानी कि ये दोनों विजातीय अलग बात है, लेकिन ये हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। यानी कि ये सभी बीजीय व्यंजक है। यानी कि आप समझ लीजिए चर और अचर को मिला करके जब भी लिखा हुआ
मिलेगा वो बीजीय व्यंजक है। किस गणित के अंतर्गत आता है? वो बीजगणित के अंतर्गत आता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? बहुपद की। यानी कि क्या हो जाएगा? बहुपद क्या होगा? तो बहुपद पहले ही, अब हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। जो 10th क्लास का जो मैथ है वो हमारा यहीं पर है, ये चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहले ही हम लिखे थे ऊपर में बहुपद। बहुपद मतलब एक से अधिक पद, मतलब जिसमें बहुत पद हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, लेकिन जितने भी बहुपद होते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। मतलब कुछ कंडीशंस होते हैं बीजीय व्यंजक को बहुपद बनने के लिए, ठीक ना? बीजीय व्यंजक को बहुपद बनने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अब क्या कंडीशंस होते हैं हम इस पे बात करेंगे। तो अब देखिएगा कि बीजीय व्यंजक जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि x + 2x + 3, ये तो बीजीय व्यंजक है, और इस बीजीय व्यंजक को बहुपद बोले या ना बोले। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। x + 1/x, आपको यहाँ पर क्या होता है कि ये भी बीजीय व्यंजक है, क्या ये बहुपद है? अब है या नहीं है ये हम बता नहीं सकते हैं। क्या आपको अभी तक मालूम नहीं है? चलिए मैं बताता हूं कैसे होगा। यदि मैं लिख दूं x² + √3x, ये x भी रूट में है, प्लस है, तो ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है? ये भी बीजीय व्यंजक है, क्या ये बहुपद है या नहीं है? यदि मैं लिखूं x⁴ + 3x² + 5, तो ये बीजीय व्यंजक है, क्या ये बहुपद है या नहीं है? आगे यदि मैं लिख दूं x⁻ -x² + 2x⁻−1, और ये भी बीजीय व्यंजक है, ठीक। और यहाँ पर देखिए x² + 3/2x प्लस यहाँ, ये सभी बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक को बहुपद में कन्वर्ट होने के लिए आपको 2-3 चीज याद रख लेना है कि यहाँ पर आपको अचर से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है? चर से मतलब होता है। अब चर जो होता है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, और उस कंडीशंस को वो फॉलो कर रहे हैं तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको कि चर पे पावर जो होता है वो, यानी कि ये जो पावर है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घात। घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि याद रख लेना है कि बहुपद कब होगा? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि शून्य के साथ बड़ा होना चाहिए। यदि छोटा है तो वो बहुपद नहीं होगा बीजीय व्यंजक। यानी कि पूर्ण का मतलब पूरा पूरा संख्या, आप समझ लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए क्या कि ये बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाने योग्य है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 पद है, और इस पद में देखिएगा पहला ही पद में आपको क्या हो रहा है? पूरा संख्या नहीं है, यानी कि 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। क्या ये पूरा संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि x² + 2x + 3 है, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ कुछ नहीं है, तो अभी जस्ट बताए थे पावर क्या हो जाएगा इसका? 0। चूंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम 3 गुना 1 3 को लिख सकते हैं, और 3 गुना 1 को x पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस रूप का होगा। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या आपको हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1/x है, x + 1/x, तो आप कभी पढ़े होंगे x पे पावर -1 रहता है तो उसको 1/x लिखा जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर ले जाने पे पावर क्या होता है? माइनस में हो जाता है। तो यहाँ जब माइनस है, क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि x² तो ठीक है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी आपको 0 है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा x पे रूट आ गया, और रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। जैसे ही पावर 1/2 आ गया तो ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पहले से देखिए, इसमें लग रहा है कि पूर्ण संख्या, और इसमें क्या हो रहा है आपको? ऋणात्मक संख्या, ये भी आपको बहुपद नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, ये हमारा बहुपद है। क्यों? यहाँ संख्या से आपको लेना देना नहीं है, अचर से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना? आपको चर से मतलब होता है। तो यहाँ पर आपको चर पे पावर पूर्ण संख्या लागू हो रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? बहुपद होगा, ठीक ना? तो क्या हम लोग यहाँ पर सीख लिए, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? तो नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा?
तो हम कह सकते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। आपको क्या देखें यहाँ पर चर हर में हो, चर यदि हर में आ जाएगा तो उसका पावर किस में चल जाएगा, माइनस में, या चर का पावर क्या हो, ऋणात्मक हो। चर हर में हो, चर का पावर ऋणात्मक हो, चर का पावर भिन्न में हो, या चर रूट में हो, यानी कि चर किस में हो, रूट में हो, तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो आपको बेटर ये चार चीज याद रख लीजिए, क्या क्या, कि चर आपको कोई भी हो, रूट में ना हो, चर आपको हर में न हो, चर पे पावर माइनस ना हो, चर क्या हो आपको पर, चर पे पावर भिन्न में ना हो। ये सभी यदि लागू हो जाता है तो बहुपद नहीं होगा। अब याद रख लीजिए आप क्या चीज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बहुपद क्या है। बोर्ड को मिटा करके साफ करते हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा क्या याद हो गया होगा। बहुपद क्या है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। और बहुपद कब कब नहीं होगा, तो चर यदि रूट में हो, चर हर में हो, चर पे पावर ऋणात्मक हो, चर पे पावर आपको भिन्न में हो, तो वह बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं होगा। और बहुपद को कुछ भागों में बांटा गया, कुछ प्रकार है बहुपद का, घात के अनुसार भी है, पद के अनुसार भी है। तो बारी बारी से हम सभी को यहाँ पर सीखेंगे क्या कि बहुपद को पद के हिसाब से बांटा गया तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घात के हिसाब से बांटा गया तो रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। यहाँ पर देखिए पहले ही हमने लिखा था कि एक उदाहरण मैंने क्या लिखा, ये आपको क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपको बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? तो हाँ बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर शर्त लागू हो रहा है कि ना तो चर यहाँ पर आपको बटे में है, हर में है, ना तो चर पे पावर माइनस में है, ना तो चर रूट में है, और ना तो चर पे पावर बटे में है। तो ये आपको बहुपद है। अब बहुपद है तो इसको बांटा जाएगा, किस हिसाब से बांटा जाएगा आपको यहाँ पर देखिए पद के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3, सबको पता है ये 3 पद है इसमें, तो इसको क्या बोलेगा, त्रिपदी। घात के हिसाब से जब देखिएगा तो सबसे अधिक घात कितना है इसमें, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद और त्रिपदी बहुपद। चलिए बारी बारी से सीखते हैं बहुपद क्या है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। यानी कि आपको क्या देखना है, किसी भी चर में आपको घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होता है पीछे भी सीखे, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगी ये, अनंत तक जाएगी। इन्हीं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक, तो किसी भी चर में आपको क्या देखना है, यदि पूर्ण संख्या पावर में है तो वैसा बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, आपको बहुपद कहलाएगा। कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि जब किसी बीजीय व्यंजक में चर रूट में हो, चर हर में हो, या चर का घात ऋणात्मक हो, चर का घात भिन्न में हो, तो वह बीजीय व्यंजक आपको बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या कहा कि चर रूट में हो और यदि ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो वह बीजीय व्यंजक हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर देखिए चर रूट में है और एक्स स्क्वायर ये कट जाता है और एक्स यदि बाहर आ जाता है, तो ऐसा वाला यदि कई कंडीशन होता है तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, वह बीजीय व्यंजक आपको बहुपद हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है कि निम्न में से कौन कौन बहुपद है। अब आपको यहाँ पर पूरा बताना होगा, मैंने 12 क्वेश्चन लिखे हुए, तो निम्न में से कौन कौन बहुपद नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। अब यहाँ पर आपको बहुपद होने के लिए मैंने पहले ही क्या दिया था, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। हमको सबसे पहले देख लेना है क्या कि इसमें सभी के घात क्या पूर्ण संख्या है, जितने भी चर हैं सभी के घात पूर्ण संख्या है। या आपको कंडीशन यहाँ पर देख लेना है क्या किसी पद में कोई चर रूट में है, कोई चर हर में है, और या तो कोई चर का घात क्या हो रहा है, ऋणात्मक है, और क्या चर का घात भिन्न में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों से आप ढूंढ सकते हैं, या तो हम क्या देखेंगे, पूर्ण संख्या देखेंगे, या तो हम लोग क्या देखेंगे, ये 4 कंडीशन जो मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर देखिएगा पावर क्या है, 2 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पावर क्या 1 है, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, चर नहीं है, तो यहाँ पर पावर 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद है। और यहाँ पर देखिए क्या कोई चर का रूट में है, नहीं है, कोई चर रूट नहीं है, और उसमें कोई चर हर में नहीं है, और यहाँ पर देख लीजिएगा कोई चर का पावर क्या है, माइनस में नहीं है, और कोई भी चर का पावर यहाँ पर भिन्न में नहीं, तो ये भी हमारा बहुपद है।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं यहाँ पर बहुपद है? यहाँ दो पद है, यहाँ पर एक और ये पद है। तो पहला तो लग रहा है कि बहुपद है, लेकिन दूसरा में जब देखते हो तो यहाँ पर चर हर में आ गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर यहीं पर भी कंडीशन है, पहला तो लग रहा है कि बहुपद है, दूसरा में क्या हो रहा है कि चर हर में आ रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट एक्स प्लस 2, यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कह दिया था क्या कि यदि कोई भी चर क्या हो रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बहुपद है। अब कैसे बहुपद है? मैंने कहा था क्या कि चर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात मैंने और कहा था कि यदि चर बाहर आने वाला हो तो वह बीजीय व्यंजक आपको बहुपद हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट कट जाता है तो हमारा x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हमारा बहुपद हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा पहले पद में देखिएगा यहाँ चर रूट में, तो ये हमारा क्या हो रहा है? बहुपद नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये बहुपद हो रहा है। आप कहिएगा कि सर यहाँ पर क्या है कि संख्या रूट में है, चर रूट में नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था बहुपद में क्या देखना है आपको? बहुपद में आपको देखना है क्या? चर। संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं, अचर पद से आपको कोई लेना देना नहीं है। अचर चाहे रूट में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो अचर से हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको इस बीजीय व्यंजक में क्या देखना है? चर। चर में ऐसा कंडीशन लागू होता है तो हमारा क्या होगा? बहुपद है, और ऐसा कंडीशन लागू नहीं होता है तो हमारा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिएगा पहला में आपको संख्या बटे में हमको चर क्या है? सभी सही है, इस कंडीशन को लागू नहीं कर रहा है इसलिए बहुपद है। यहाँ पर भी ये भी बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पद में आपको क्या हो रहा है कि चर आपको क्या आ रहा है? रूट में आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। तो पहले सभी आदमी समझ गए होंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ फिक्स है कि बोर्ड में आता ही रहता है, निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो यदि आप इस चीज को याद रखेंगे तो 1 मार्क आपको आसानी से आ जाएगा। याद क्या है? बहुपद के प्रकार यदि मैं लिखूं तो बहुपद के प्रकार आपको कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूं पद के अनुसार। तो पद के अनुसार आपको क्या होता है? एक पदी, दूसरा क्या होगा? द्विपदी, तीसरा क्या होगा? त्रिपदी। एक पदी क्लियर है, नाम से क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। एक पदी मतलब एक पद वाला, द्विपदी मतलब 2 पद वाला, और त्रिपदी मतलब 3 पद वाला। मतलब एक पद वाला कोई बहुपद क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। 2 पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? 2 पदी बहुपद कहलाएगा। 3 पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। किसके हिसाब से मैंने बांटा है? यहाँ पर पद के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिएगा एक पद वाला, जैसे यहाँ पर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर x लिखूं 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये सभी में क्या है? एक पद है, तो ये आपको क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 पदी लिखता हूँ, 2x प्लस 7 लिख दूं तो यहाँ पर कितने पद है? 2 है। यदि 3x माइनस 7 लिख दूं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं, इन सभी में क्या है? 2 पद है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 पदी बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 पद वाला है तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दो, तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 1 2 और 3, इसमें कितने पद है? 3 पद है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है। अनुसार क्या देखना है आपको? घात मतलब पावर। हम लोग क्या कहते हैं? पावर बोलते हैं, या तो इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। डिग्री के हिसाब से बांटा जाता है। तो पहला बहुपद यहाँ पर घात, लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा ये टर्म कि घात होता क्या है। तो देखिए कोई भी बहुपद है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर चर का पावर क्या है? 0 है। इसमें सबसे अधिक पावर कितना है? तीनों पद में सबसे अधिक पावर 2 है, तो ये इसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो इसका घात कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यदि मैं अगला क्वेश्चन लिखूं x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 6, सबसे अधिक पावर कितना है इसका? इसका सबसे अधिक पावर 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर लिखूं x 2x प्लस 1, तो इस बहुपद में देखिएगा कि क्या हो रहा है आपको? यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, 1 है, यहाँ पर तो क्या 0, अधिकतम पावर इसका कितना है?
एक है तो इसका घात क्या कहलाता है, एक कहलाता है। तो घात के अनुसार, घात समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। क्या, किसी भी बहुपद में, किसी भी पद में जो सबसे अधिक पावर होता है उसी को क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले ही क्या था, अधिकतम पावर 2 था तो इसका घात क्या होगा, 2 होगा। और इसमें क्या है, अधिकतम पावर 3 है तो इसका घात क्या होगा, 3 होगा। और इसमें देखिएगा कि इसका अधिकतम पावर 1 है तो इसका घात क्या होगा, 1 होगा। तो घात के हिसाब से भी बांटा गया। अब घात के हिसाब से बांटा गया तो मैंने क्या कहा, जिसका घात 1 होगा उसको क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। जिसका 2 होता है उसको कहा जाता है द्विघाती बहुपद, और जिसका 3 होता है उसको बोला जाता है त्रिघाती बहुपद। ठीक, चलिए मैं क्लियर से लिख देता हूं। यानी कि घात के हिसाब से बहुपद को बांटा गया है। तो जिसका घात 1 हो, यदि आपसे कहा जाए घात के हिसाब से जो बांटा गया है उसको आप लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद दूसरा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। यानी कि क्या समझ में आया, कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है, वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने क्या कहा कि इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप समझ गए होंगे या पीछे पड़े होंगे, या तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप किसी भी बहुपद का इस टाइप का होता है। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 2x प्लस x क्यूब प्लस 3 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा ये मानक रूप में नहीं है, यानी कि ये आपको मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में कब होता है, जब चर को उसके घात के हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। यानी कि आपको देखिए जहां भी आप किताब में देखेंगे वहां पर आपको पावर को घटते क्रम में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर पावर को घटते क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कैसे मानक रूप में इसको कह रहे हैं हम, कि यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर किस क्रम में है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में, इसीलिए इसको क्या कर दिया, बहुपद का मानक रूप। तो यहाँ पर देखिएगा बहुपद का जो मानक रूप होता है, यानी कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होगा वो आपको क्या इस प्रकार से होगा, ax प्लस बी, जहां पर कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो ये तो हमारा चर वाला रहेगा ही नहीं। और यहाँ पर देखिएगा यदि इसका द्विघाती का आप मानक रूप देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर भी कंडीशन वही अप्लाई होगा कि a 0 नहीं होना चाहिए। और त्रिघाती में आपको क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी आपको कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या देखना है आपको रैखिक बहुपद में, क्या यदि आपको परिभाषा में दिक्कत होता है तो आप पीछे जस्ट थोड़ा सा बैक कर लीजिए इस वीडियो को, और आसानी से आप फिर से समझ सकते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। मैंने क्या कहा था, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और ध्यान से देखिएगा यदि ये चीज है आपके पास यहाँ पर, तो इसमें कितने पद मैंने लिखे हैं, 2 पद। तो आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है तो रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं, तो रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद होंगे, 2। यदि इसका शून्य कहा जाए आपको, यहाँ पर ax प्लस बी, जैसे ही शून्य कहेगा तो यानी कि चर का ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे। यानी कि चर के जगह पे ऐसा मान आप रखिए कि ये पूरा कट करके 0 हो जाए। तो सिंपल सा तरीका एक होता है कि आप बराबर 0 कर दीजिए और चर को सिर्फ इधर रख लीजिए, बाद बाकी सभी संख्या को उधर फेंक दीजिए। यानी कि आपको क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू माइनस बी, प्लस इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और x बराबर आपको क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। यानी कि कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद में कितना मान निकला, x का 1 मान निकला। तो आपको यहाँ पर 1-2 बात आपको और याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने पद होंगे,
रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक आपको 2 पद होंगे, और शून्यक क्या होगा, शून्यक बोलिए या मूल बोलिए, आपको दोनों चीज आप यहाँ पर बोल सकते हैं। किसी किताब में आपको शून्यक लिखा हुआ मिलेगा और किसी भी किताब में आपको मूल देखने को मिलेगा। तो इसके शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। याद रखना लेना है क्या कि रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हम लिख सकते हैं, 2। 2 से ज्यादा पद नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा पावर कुछ नहीं तो 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो आपको पद 2 होंगे और शून्यक यानी कि x का जो मान होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, शून्यक 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए द्विघाती बहुपद, मानक रूप आपको ये लिखा हुआ है, और द्विघाती बहुपद का मतलब क्या कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है, इसीलिए मैंने इसका क्या नाम रख दिया, द्विघाती बहुपद। और इसमें देखिएगा अधिक से अधिक कितने पद हैं, यहाँ पर 3 पद है। आप कभी भी द्विघाती बहुपद में 3 से अधिक पद नहीं लिख सकते किसी भी रूप में। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो मान होगा, कितना मान निकलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मान निकलेगा। यानी कि रैखिक पावर 1 होता है, एक घाती में यानी कि 1 मान निकलेगा और द्विघाती में x का 2 मान निकलेगा। तो यहाँ पर आपको माना जाता है, इसके मान को, शून्य को, एक को अल्फा बोला जाता है, दूसरे को बीटा बोला जाता है। बाद में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए समझ में आ गया कि चूंकि 10th में यही आपको पढ़ना है, द्विघाती बहुपद ही पढ़ना है। तो द्विघाती बहुपद में अधिकतम कितने पद होंगे, 3 पद होंगे, और शून्य को एक संख्या कितनी होगी, 2, जिसमें से एक शून्य को अल्फा बोला जाता है और दूसरे को बीटा बोला जाता है। त्रिघाती बहुपद में देखिएगा कि मैंने क्या कहा था, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात आपको 3 होगा त्रिघाती कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो त्रिघाती बहुपद है और पद की संख्या यदि काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4, अधिकतम पद इसमें क्या होगा, 4 होगा, और शून्य की संख्या आपको कितनी होगी, त्रिघाती में 3 होगी, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है इसके शून्य को। याद क्या रख लेना है आपको, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्या कि रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद होंगे और शून्यक 1 होंगे, द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद होंगे और शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, जिसको अल्फा और बीटा कहा जाता है। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 4 पद होंगे और शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, इसके अलावा 2 और बहुपद होता है, एक होता है आपको अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर न हो, केवल एक वास्तविक संख्या हो, केवल एक वास्तविक संख्या हो, अचर बहुपद कहलाता है। मैंने क्या लिखा है कि ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर न हो, केवल एक वास्तविक संख्या हो, अचर बहुपद कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ये अचर बहुपद है। -3 लिख दिया, अचर बहुपद है। -7 कुछ भी लिख दे, केवल एक वास्तविक संख्या लिखनी है। इसमें क्या है, वास्तविक संख्या है, और इसमें जब कोई चर ना दिखे तो ये आपको क्या कहलाता है कि अचर बहुपद। देखिए इसमें चर होता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से होता है। कैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 को 4 गुना 1 बराबर 4। अब ध्यान से देखिएगा कि 4 गुना 1 है तो हम इसको 1 को लिख सकते हैं ना x पे पावर 0, और आपको पता होगा किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे कि 4x पे पावर 0, यानी कि 4x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 4 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि अचर बहुपद का घात कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है। तो नोट में आपको क्या याद रख लेना है कि अचर बहुपद का घात 0 होता है। ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है। एक और बहुपद है, आपको एक और बहुपद याद रख लेना है, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। एक होता है आपको शून्य बहुपद, क्या याद रख लेना है, शून्य बहुपद। अब देखिएगा शून्य बहुपद क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा हम लिख रहे हैं ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक 0 हो। मतलब मैंने क्या लिखा,
ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, मतलब क्या होना चाहिए, गुणांक 0 होना चाहिए। यदि सभी गुणांक शून्य है तो उसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, केवल इसमें चर रखना है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही गुणांक यहाँ शून्य हो जाए तो चर का पावर कुछ भी होगा तो लास्ट में कैलकुलेट करके कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर नोटेड जो एक पॉइंट है वो आपको याद रख लेना है कि शून्य बहुपद का घात अनंत होता है। क्या याद रख लेना है कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अनंत होता है। मतलब 0 इंटू एक्स पे पावर आप 100 रखिए या 0 इंटू एक्स पे पावर आप कुछ भी रख दीजिए, कैलकुलेट करके लास्ट में 0 से ही गुना होने हैं, तो इसीलिए उसका बहुपद क्या कहलाएगा, वो शून्य बहुपद कहलाएगा। तो क्या आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।